नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस 6वीं क्लास में, जिसमें हम महानदी मैदान के जो अलग अलग उपविभाग हैं उनको समझेंगे। इससे पहले हमने मृदा, छत्तीसगढ़ का जो बेसिक संरचना है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले, अलग अलग राज्य, उनको समझा है। और बाकी जो उपविभाग हैं उनको भी समझा है। आगे फिर हम लोग बाकी जो नदियाँ बची हैं और जो चीज़ें बची हैं उनको कवर करेंगे। ये जो मैप है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, पहली चीज जैसे सवाल आ रहे हैं। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है। आपको एक ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ स्थित है। पहाड़ का हम लोग अलग से बना लेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक ही मैप में पूरे पहाड़ मिल जाएंगे, एक मैप में पूरी गुफाएं मिल जाएंगी, एक मैप पे पूरी घाटियाँ मिल जाएंगी, तो आपको वो याद करने में आसानी होगी। इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, देखो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। धान की थाली क्यों नहीं बोलते बताओ? मतलब कटोरा बोलने का कुछ तो लॉजिक होगा। और कटोरा ही क्यों बोलते हैं? धान का कटोरा इसलिए बोलते हैं कि देखो, धान हमारे यहाँ ऊपर नीचे नहीं होता। मतलब सरगुजा संभाग में भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस्तर में भी नहीं होता। बस्तर में आपका कोदो कुटकी ज़्यादा होता है। सरगुजा का पाट प्रदेश में बागानी फसलें होती हैं। बीच में ज़्यादा धान होता है। ये जो महानदी का मैदान है ना, ये जो एरिया है मैदान का, यहाँ खूब धान होता है। तो आप इमेजिन करो जैसे कटोरा होता है। कटोरा मेरे से अच्छे से बनेगा नहीं। कटोरा में क्या होता है कि चारों तरफ उसका वो रहता है, आ, परत रहती है, ऊंचा भाग रहता है, और बीच में पानी आता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में धान होता है। आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान का कुछ भी थाली क्यों नहीं है, या धान का कटोरा क्यों है? तो आप ये बताएंगे कि यार बीच का जो एरिया है ये मैदानी इलाका है, मतलब समतल इलाका है, और इसके चारों तरफ ना पहाड़ है। तो ये एक कटोरे जैसी आकृति बनती है, और इस कटोरे के अंदर होता है धान। ये वाला जो इलाका है, यहाँ होता है धान। इसलिए हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। कोई भी चीज़ जो आप सुनते हो ना, उसका कारण जानने का कोशिश किया करो। अब मैदान, पहले मैदान कौन सा है? तो आपको पता होगा कि यहाँ से, मतलब मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि इधर से महानदी बहती है, ऐसे करके इधर चल देती है। ये एक महानदी हो गई। एक शिवनाथ इधर कहीं से निकलेंगी, और ऐसे करके महानदी में शिवरी नारायण में मिल जाएंगी। तो एक एरिया होगा, ये मान लीजिए शिवनाथ है। मैप है बिल्कुल, उसमें मत चल देना आप लोग, समझने के लिए बस। और एक है महानदी, ये मान लो महानदी है। चलो अलग से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ पाओगे। ये मान लो महानदी है, और इधर से आ गई शिवनाथ मान लीजिए। तो ये महानदी हो गई, ये शिवनाथ हो गई। तो इन दोनों के बीच मैदानी इलाका होगा। दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे इसीलिए पंजाब बोला जाता है, क्योंकि वहाँ 5 नदियां हैं, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। जैसे गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। तो महानदी शिवनाथ दोआब मतलब क्या होगा? महानदी और शिवनाथ के बीच का क्षेत्र। तो महानदी और शिवनाथ के बीच का क्षेत्र कहलाएगा महानदी शिवनाथ दोआब। लेकिन यार नदी के दोनों साइड मैदान होगा ना। नदी के भर अगल बगल मैदान इसलिए रहता है क्योंकि नदी मिट्टी लाती है खोद खाद के, और वहां फैला देती है। तो महानदी के इस साइड भी मैदान होगा। मान लो ऐसे महानदी बह रही, तो इधर तो मैदान है ही, इधर भी होगा। तो इस मैदान को बोलते हैं महानदी पार का मैदान। मतलब महानदी के पार का मैदान, इस पार का मैदान। और इधर मान लो शिवनाथ है, तो शिवनाथ के भी इधर मैदान होगा। तो इस मैदान को बोलते हैं शिवनाथ पार का मैदान। इसके बगल फिर आपका मैकल पर्वत श्रेणी आ जाता है। तो चित्र में चलिए समझते हैं। ये महानदी है, ये शिवनाथ नदी है। तो ये महानदी और शिवनाथ के बीच का क्षेत्र कहलाता है महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र।
ये वाला क्षेत्र महानदी के इस साइड का कहलाता है महानदी पार का मैदान, और शिवनाथ के इधर का क्षेत्र कहलाता है शिवनाथ पार का मैदान। और यहाँ पे क्या है, बिलासपुर और से रायगढ़ तक का एरिया जो है इसको बोलते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ हैं अरपा से लेके हसदेव तक। तो ये जो मैदान बनाती हैं ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहलाता है। और कोरबा का भी ये छोटा सा एरिया है, ये हसदेव नदी और बाकी इधर से जो आती हैं इनसे ये मैदान बनता है, उसको बोलते हैं कोरबा बेसिन। बेसिन का मतलब ही बेसिकली मैदान ही होता है। तो ये आपके पूरे मैदानी इलाके हो गए। अब इनके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पहाड़ है। यहाँ पे जब महानदी ऐसे करके जाती है सारंगढ़ वाले इलाके से, तो सारंगढ़ में भी मैदान बनाती है जिसको बोलते हैं सारंगढ़ का मैदान। तब इनको तीन भाग में हम जनरली बांट देते हैं, कोरबा का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और सारंगढ़ का मैदान। अब देखते हैं कि इस मैदान के चारों तरफ उच्च भूमि कौन कौन सी है, तभी तो कटोरा बनेगा। तो जब हम इधर आते हैं तो ये है मैकल श्रेणी। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यार मैकल जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। फिर मैकल श्रेणी के ऊपर आओगे तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार मतलब, पेंड्रा आप सुने होंगे, मेरा घर है वहाँ। और लोरमी, लोरमी भी एक पठार है। तो पेंड्रा लोरमी का पठार, जैसे आप कोई पेंड्रा जाता है ना तो केंदा का पहाड़ी बाकी पहाड़ियाँ वो चढ़ना पड़ता है उसको, वो पठारी इलाका है। पठार मतलब क्या होता है, पठार एक होता है ये पहाड़, पहाड़ मतलब ऊंचा, जैसे अमरकंटक का पहाड़ है, मैकल का पहाड़ है। पठार मतलब होता है ऊंचा फिर ऊपर बराबर, ये कहलाता है पठार। जैसे पेंड्रा आप जाओगे तो पेंड्रा घूमोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं पहाड़ में हूँ, लेकिन पेंड्रा पहुँचने के लिए चढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो पठार है, पेंड्रा लोरमी का पठार। यहीं से अरपा नदी इसी एरिया से उद्गम होता है, मनियारी नदी का उद्गम होता है। फिर थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। छुरी पहाड़ी अलग है, उदयपुर की पहाड़ी अलग है, वो अपन समझेंगे। आप एक बेसिक आइडिया रखो कि इधर इस एरिया में छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। फिर यहाँ जब आप आओगे तो ये है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। मतलब इस साइड कटोरे के धमतरी महासमुंद वाला जो एरिया है वो भी थोड़ा ऊंचा है, तो ये धमतरी महासमुंद उच्च भूमि हो गई। और इधर ये जो दुर्ग है वो दुर्ग की उच्च भूमि है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि यार छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है, बीच में मैदान है, बीच में तो महानदी शिवनाथ है। तो ये महानदी शिवनाथ दो आप क्षेत्र है, ये महानदी पार का मैदान है, ये शिवनाथ पार का मैदान है, ये कोरबा का मैदान है, ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, ये सारंगढ़ का मैदान है। तो ये मैदान हो गए। उसके बाद फिर इनको घेरने वाले पहाड़ हैं। इधर मैकल पहाड़ हो गया, इधर पिंडरल उर्मी पठार हो गया, सूर्य उदयपुर का पहाड़ हो गया, फिर ये धमतरी महासमुंद उच्च भूमि हो गई और दुर्ग उच्च भूमि हो गई। तो एक ऐसे करके गोल नहीं बन जाता, समझो ये कटोरे का चारों तरफ का हिस्सा है और बीच में आपका कटोरे का वो है तलहटी है, और यहीं खूब ज़्यादा धान होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान का कटोरा। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं, ये मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है, प्री में तो रटना ही सीधा सीधा। मेंस में एक है उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि मतलब सीमा से लगी हुई। सीमांत कोई भी सब समझ में ना आए ना तो उसका संधि विच्छेद कर लिया करो। सीमा प्लस अंत, मतलब उसकी जो सीमा जहाँ पे अंत होती है वहाँ पे उच्च भूमि। और अगर आपसे ये पूछे, ये इतना तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि उच्च भूमि ज़्यादा है कि मैदान ज़्यादा है, तो उच्च भूमि थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 36,000 है, ये 31,000 है। तो उच्च भूमि में अभी हम लोग देखें क्या क्या है। एक तो पूरी पर्वत श्रृंखला है, मैकल श्रेणी इस साइड। अब ये पूछ सकता है कि यार मैदान के किस साइड मैकल श्रेणी है, नहीं पूछ सकता आपसे। अब दिशा आपको भी पता है यार, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। आपको बस रेफरेंस समझना है किससे पूछ रहा है। जनरली हम लोग ना जो रटे रहते हैं वो लिख देते हैं, आपको ये देखना है कि यार कहाँ से पूछ रहा है। अगर वो बोला छत्तीसगढ़ के मैदान से मैकल श्रेणी किस दिशा में है, तो आप पहले मैदान में आ जाओ, खड़े हो जाओ खुद, फिर देखो कि यार पश्चिम में है, ऐसे सोचना है। पठार कौन सा इलाका है, पेंड्रा उर्मी का पठार है। छोटी पहाड़ियों की बात करें तो छोटी उदयपुर की पहाड़ी है।
और उच्च भूमि की बात करें तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है और दुर्ग सीमांत उच्च भूमि है। तो ये सीमांत उच्च भूमि हो गई। मैदान की बात करें तो दोआब देखेंगे तो शिवनाथ महानदी दोआब है। फिर महानदी पार का मैदान है, शिवनाथ पार का मैदान है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, कोरबा का मैदान है, और हसदेव मांड बेसिन है। हसदेव मांड बेसिन मतलब हसदेव और मांड के बीच में जो बेसिन है उसको बोलते हैं हसदेव मांड बेसिन। अब एक एक करके अपन सबको समझते हैं कि यार किस पहाड़ी की क्या विशेषता है, उसमें क्या आपको याद रखना है। जैसे मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी आपको समझ में आ रहा है कि यार ये पूरा राजनांदगांव से, यहाँ से राजनांदगांव स्टार्ट हो जाएगा, राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया, मुंगेली हो गया, गौरेला पिंडरा मरवाई हो गया, यहाँ तक फैली है। मतलब ये सीमाओं में फैली है। यहाँ ये फैक्ट जनरली नहीं पूछता, लेकिन इस श्रेणी में ही ना एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बैगा। तो अगर आपसे पूछा कि बैगा जनजाति मैकल श्रेणी में रहती है कि नहीं, तो रहती है भाई, ठीक ठाक रहते हैं। अगली चीज क्या है कि ये जो श्रेणी है, ये ऐसे ऐसे श्रेणी बनी है। तो इधर से जब मानसून आता है तो श्रेणी की इस साइड तो पानी गिराता है, लेकिन इधर पानी नहीं गिरता। चलो यहीं पे समझा देता हूँ मैं, श्रेणी बना के ही। क्या होता है कि ये श्रेणी है, ऐसा इमेजिन कर लो। अब इधर से मानसून आता है जनरली, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो यहाँ से मानसून आता है, ये ऊपर चढ़ती है और यहाँ बारिश हो जाती है। अब बारिश तो सब खत्म हो गई, उतरने में तो बारिश होगी नहीं। तो इधर बारिश होती, इधर नहीं होती, तो इधर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। मतलब मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया, वृष्टि छाया मतलब वृष्टि नहीं होती, वर्षा नहीं होती। तो मैकल के पूर्वी भाग भी बोल सकते हो। और कौन कौन से जिले हैं यहाँ, कवर्धा है, गौरेला पिंडरा मरवाई है, तो उनके पूर्वी भाग में भी वृष्टि छाया प्रदेश है, ये बोल सकते हो। फिर ऊंचाई करीब 700 से 900 मीटर है। आकृति इसकी है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार कैसा होता है, इस टाइप का, ऐसी आकृति है। चोटियाँ इसकी मेन तो ये बदरगढ़ है। बदरगढ़ ऐसा सोचो कि बंदर सबसे ऊपर चढ़ जाता है ना, तो बंदरगढ़ या बदरगढ़ 1176 मीटर है। झाला पहाड़ है 1136, देवसानी पहाड़ है 1125, बामनगढ़ है 1127। ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे जमाने के लिए आ सकता है, तो एक ध्यान रखना कि बदरगढ़ सबसे ऊंचा है। उसके बाद फिर एक आध बदरगढ़ के बाद झाला याद रख लेना, काम हो जाएगा आपका। बदरगढ़ है, एक एक की ऊंचाई याद नहीं रख सकते भाई, आ भी गया तो सवाल छोड़ देना। बदरगढ़ है, झाला है, बामनगढ़ है, देवसानी है। और कुछ ना याद करने का तरीका, जैसे बामन, बामन आप याद कर सकते हो, बामन को देवता मानते हैं, बामन देव बोलते हैं। तो बामनगढ़ और आपका देवसानी पहाड़, झाला, बंदर झाला में रहता है, ऐसा कुछ सोच सकते हो। तो ऐसा कुछ भी सोच लो, वो आपके ऊपर है, आपके इमेजिनेशन के ऊपर है, लेकिन याद रख लो। अगली चीज़ है कि ये ना बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है। जैसे एक आगर नदी है, वो निकलती है इसी मैकल पहाड़ी के भरकुंड नाम की जगह से। मतलब भरकुंड भी एक छोटा सा पहाड़ी टाइप की है, तो भरकुंड पहाड़ से निकलती आगर नदी। एक कादावनी पहाड़ी जहाँ से निकलती हाफ नदी। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि आपको ना रिलेट करना है। जैसे आप सोचो कि हाफ मतलब होता है आधा, आधा कांदा खाए सोच लो। तो जब हाफ नदी आए आपके सामने कांदा दिखा, तो आप रिलेट कर लोगे। आपको ना बहुत सारे फैक्ट रहेंगे, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, खासकर प्रीलिम्स निकालना है, तो इसे रिलेट करना आना चाहिए। मैं एक आध दो बार आपको बता चुका हूँ। मैं बच्चा था, मैं छोटा बच्चा था उस समय। हम लोग घर से अपने गांव से जाते थे शहर, वही गौरेला शहर जो है, पिंडरा रोड। बीच में एक छोटी सी नदी मिलती है, उसका नाम है अलान। नदी भी नहीं है, नाला है वो, पढ़ते नहीं है पीएससी में। जब वो नदी क्रॉस करते थे ना, मैं हर बार पिताजी से पूछता था कि पिताजी इस नदी का नाम क्या है, बताते थे अलान। फिर निकल जाते थे, अगले बार फिर आती थी, फिर नदी का नाम क्या है, बताते थे अलान। फिर वो एक बार बताए कि यार जब
मामा के घर जाते हो तो किस में खेलते हो? तो लान बोलते थे हम लोग। लान मतलब वो घास आस उगी थी वहाँ, तो उसको लान बोलते थे। तो बोले जब नदी को देखना ना तो मामा का घर याद रखना, मामा के घर खेलते हैं वो याद करना, वहाँ से लान याद आएगी, वहाँ से अलान याद आ जाएगा। तो अपना दिमाग ना वैसे ही काम करता है, आपका दिमाग काम करता है एसोसिएशन से। कोई भी चीज़ आप भरते जाओगे कभी याद नहीं होगी। कई लोग मेरे से पूछते हैं यार इतनी चीज़ कैसे याद हो जाती है? भाई किसी को याद नहीं आती। एक तो लगातार पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे वो ध्यान हो जाता है। दूसरा हम लोग भी ना एसोसिएट कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा, उसी से कुछ जोड़ लेते हैं। दिमाग में इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, ऐसा करके आप कोई फैक्ट याद रखे उसकी स्ट्रक्चर ऐसी रहती है। अब आप नया कुछ फैक्ट याद रखोगे वो बहुत मुश्किल है। आप जो पुराना आपको याद है उसी में नया फैक्ट ऐसे करके फंसा दो। जैसे वही मैं बोला, मेरे को लान याद था, उसी में मैं अलान फंसा दिया। अब ये ऐसे करके फिर फंसा है, फिर अलान से मैं कुछ और फंसा दूंगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, जो पहले से याद है उसी से नया फैक्ट याद कर लो। जैसे मान लो हाफ आपको पता है, अब हाफ को ना कांदे से जोड़ दो कि हाफ कांदा, आधा कांदा खाया आधा नहीं खाया, ऐसे करके। जैसे मान लो आगर है, आगर से आपको क्या याद आ रहा है? मान लो आगर से आग ये समझ में आ रहा है। आग कहाँ लगाते हैं? कुंड में लगाते हैं, अग्नि कुंड होता है ना, तो आग कुंड। अब आगर भर कुंड, कुंड भी आपको याद रहेगा, आपको हो जाएगा इस काम। आपको परीक्षा में बहुत दिखाना नहीं कि आपसे सब कुछ बनता है। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि भाई बेसिक सवाल बनना चाहिए। अब मेरे को कभी कोई ऐसे पूछेगा ना कि आगर नदी कहाँ से निकलती, मेरे को याद नहीं रहेगा। लेकिन मेरे सामने ऑप्शन भरकुंड दिखेगा, मैं कर लूँगा। ये आग कुंड, हो गया काम। तो आपको ना ऐसे पढ़ना है, मैं ये समझा रहा हूँ। और कौन कौन सी पहाड़ी है? तो लीलावानी है, प्रज्ञागिरी है, कुलझारी है। प्रज्ञागिरी वहीं डोंगरगढ़ के आसपास है, पास ही में है, मतलब कुलझारी है, लीलावनी है। घाटियाँ क्या है? चिल्फी घाटी और ब्रिजवानी घाटी है। चिल्फी घाटी और ब्रिजवानी घाटी। वनस्पति क्या है यहाँ? साल वृक्ष वही छत्तीसगढ़ में वैसे भी है। नीचे सागौन मिल जाता है, जैसे केसकाल घाटी वाला इलाका है, वहाँ सागौन ज़्यादा, इधर तो साल ही मिलेगा। ये जल विभाजक है किसके किसके बीच? तो शिवनाथ और वेनगंगा, और महानदी और नर्मदा। तो ऐसे समझ लो कि यार शिवनाथ मतलब महानदी है, महानदी अपवाह तंत्र, और नदी आप देखोगे तो शिवनाथ। ये जो मैकल श्रेणी है, इसके इधर जो नदी निकलती हैं वो इस साइड जाती हैं। वो मिलती हैं जनरली या तो नर्मदा में या तो मिलती हैं वेनगंगा में, और जो इधर आती हैं वो मिलती हैं शिवनाथ में। सीधी सी बात है। तो ये जल विभाजक हुआ शिवनाथ नदी और नर्मदा नदी तंत्र के बीच, या शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी के बीच, या गोदावरी भी बोला तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वेनगंगा जाके मिलेगी गोदावरी में अल्टीमेटली। तो वो भी सही है। इधर शिवनाथ की जगह महानदी अपवाह तंत्र बोला तो भी गलत नहीं है, क्योंकि शिवनाथ जाके मिलेगी महानदी में। तो ऐसे आपको ना एक रिलेट करना है। नर्मदा इधर से नहीं निकल रही, लेकिन नर्मदा में मिलने वाली जो नदियां हैं वो निकल रही, तो नर्मदा अपवाह तंत्र है। तो ये ना ऊंचा हिस्सा है, इस हिस्से की इधर की नदियां इधर जाती हैं, इधर की नदियां इधर जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जल विभाजक, मतलब जल का विभाजन करने वाला। तो ये घाटी, चिल्फी घाटी तो आप लोग सुने ही होंगे। और वृष्टि छाया, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली जिलों के पूर्वी भाग। सॉरी। तो पूर्वी भाग मतलब आपसे ये भी पूछा कि यार मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, तो भी सही है। मैकल के पूर्वी भाग या इन जिलों के पूर्वी भाग। ढाल क्या है? तो पश्चिम से पूर्व है, मतलब जनरली नदियाँ ऐसे बहती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। सीमा रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बनाती है। फिर पहाड़ी छुरी उदयपुर की। आगे हम लोग इसको अलग अलग भी देख लेंगे, लेकिन जनरली पढ़ें उतना जितना काम का है, ज़्यादा क्या करोगे याद करके, बुक किताब में सब लिखा ही है वैसे भी। विस्तार अगर देखें तो देखो छुरी जो है ये है कोरबा में, ठीक। उदयपुर है राजस्थान में, राजस्थान में नहीं, रायगढ़ में।
उदयपुर वो अलग उदयपुर है, हमारा वाला उदयपुर रायगढ़ में। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो कोरबा रायगढ़ सब लिख सकते हो। अगर अलग से छुरी पूछा तो कोरबा लिख देना, उदयपुर पूछा रायगढ़ लिख देना। ऊंचाई जरूरी नहीं है, मैं हर जगह इसलिए लिख दिया हूँ कि मेंस में आपको ना आइडिया रहे। ऐसा लिख सकते हो, औसत ऊंचाई लिख के 600 से 900, 700 से 1000, 500 से 800। भाई उसी बीच में तो होगी ना कुछ ना कुछ। उद्गम कौन सी नदी होती है? एक रिहंद नदी होती है। तो ये थोड़ा सा ना सरगुजा वाला क्षेत्र भी है इसमें, सूर्योदयपुर में। और वहीं से रिहंद नदी निकलती है सरगुजा के मतीरंगा क्षेत्र से। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? मतीरंगा क्षेत्र से। पहाड़ियाँ ये नाम याद रखना बस, जैसे बिजौर की पहाड़ी, महादेव पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़, केरता पहाड़, लाम पहाड़, ये उदयपुर की पहाड़ी में है। बिजौर रायगढ़ में है, पवनखेड़ा कोरबा में है। और क्रम अगर याद रख सको तो याद रख लेना कि यार बिजौर बड़ा है, फिर महादेव है, पवनखेड़ा है, फिर केरता है। ये पूछता है जनरली। इसकी संरचना में क्या है? गोंडवाना, तालेचर और बाराकर सेल समूह। इन गोंडवाना क्या है? यहीं से कोयला निकलता है। और उसी में तालेचर और बाराकर जो सेल समूह है। संसाधन क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। और कोयला रेत पत्थर सेल संस्तरों के मध्य कोयले के निक्षेप रहते हैं। मतलब कोयला ऐसा नहीं रहता भाई कि पूरा कोयला ही भरा है। थोड़ा रेत टाइप की रहेगी, पत्थर रहेगा, फिर कोयला होगा, फिर रेत रहेगी, फिर कोयला होगा, इस टाइप का रहता है। अगला है पेंड्रा लोरमी का पठार। कहाँ कहाँ है ये? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, लोरमी, पंडरिया, कटघोरा, ये पूरा एरिया जो है पेंड्रा लोरमी के पठार का है। कौन कौन सी चोटी है? जैसे पलमा चोटी है, ये पेंड्रा वाले एरिया में है। लाफागढ़ चोटी है, ये कोरबा में है। चंदेली पहाड़ है, ये लोरमी में है। नदी कौन कौन सी निकलती हैं? एक अरपा नदी है, खुडरी खोनसरा की पहाड़ी से निकलती। ट्रेन से अगर आप जाओगे पिंडरा रोड तरफ या आगे कटनी तरफ तो ये पहाड़ी मिलती है। तो यहीं से अरपा नदी निकलती है। तो बिलासपुर वाले ना कभी कभी बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो पानी नहीं गिरा, अरपा में बाढ़ कैसे आ गई? तो जब पिंडरा एरिया में पानी गिरता है तो अरपा में बाढ़ आती है। और मनियारी नदी जो है सिहावल क्षेत्र जो लोरमी पठार का है वहां से निकलती है। एक पर्यटन स्थल है यहाँ का जिसका नाम है चैतुरगढ़, लाफागढ़ पहाड़ी में। पश्चिमी सीमा रेखा हाफ नदी द्वारा निर्धारित है। पश्चिमी मतलब इधर, इधर हाफ नदी है। तो ये पठार उस नदी से खत्म हो जाता है। अचानक मार अभयारण्य मुंगेली जिले में। और इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, पूछ चुका है फैक्ट इसलिए। यार ऐसे जनरली ना पिंडरा में ज़्यादा होती है, थोड़ा पानी गिरता ही है, पहाड़ है। लेकिन पूरा क्षेत्र अगर आप देखोगे, लोरमी क्षेत्र, पिंडरा क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, तो अपेक्षाकृत मतलब जो हमारा एवरेज वर्षा है उससे थोड़ा कम होती है। ऐसा बहुत कम नहीं होती। अगर ये अपेक्षाकृत शब्द हट जाएगा ना, कम वर्षा होती है, तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो वो ध्यान रखना। एक ना सवाल इससे भी आ जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखना कि ये नदियां हैं अपनी, जैसे नदी बना लेते हैं यार, कुछ तो कलर यूज़ करें, नदी हरे से बना दे, नीले से बनाते हैं। ये नदी है आपकी, इस नदी का नाम है हसदेव। फिर ये नदी निकलती है, इसका नाम है मांड। फिर ये नदी है, इसका नाम है केलो। तीन नदियां हैं। और यहाँ पे जो पहाड़ है उसका नाम है छुरी पहाड़। पहाड़ कैसे बना दें? काला बना देते हैं। तो यहाँ पे है छुरी पहाड़ी, और यहाँ पे जो है पहाड़ी उसका नाम है उदयपुर। ये पूरे एरिया को बोल देते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। लेकिन अगर नदी आपको पता रहे तो ये मांड नदी ऐसे हो गई, हसदेव ऐसे हो गई, केलो ऐसे हो गई। तो हसदेव है, मांड है और केलो है। HMK, कुछ भी याद रखना। फिर है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी और महासमुंद की भूमि उच्च है। किस किस जिले में होगा? तो धमतरी और महासमुंद में होगा, गरियाबंद भी थोड़ा सा है। यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है
धारी डोंगर, शिशुपाल पर्वत है महासमुंद में 899 मीटर। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मतलब ये जो चोटी है समझ लो, शिशुपाल पहाड़ की एक चोटी है, यहीं पे ना पिकनिक विकनिक मनाने भी लोग खूब जाते हैं, रील वील खूब डालते हैं शिशुपाल पर्वत में। खतरा भी है। तो यहीं एक चोटी है धारी डोंगर। डोंगर, डोंगर मतलब होता है डोंगरी। ठीक, डोंगरी मतलब छोटी पहाड़ी। मुख्य और पहाड़ी क्या है, एक तो सिहावा पर्वत है धमतरी में, एक भात्री नवागढ़ की पहाड़ी है गरियाबंद में, कमेंट में बताना यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। और एक सोन बेरा की पहाड़ी है महासमुंद और गरियाबंद में। सिहावा पर्वत है, भात्री नवागढ़ है, और सोन बेरा है। यह एक अलग से हम लोग पहाड़ी करेंगे। अब ये सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से महानदी निकलती है। एक कहानी है कि श्रृंगी ऋषि थे, जो सप्त ऋषियों में एक हैं। वो कमंडल रखे थे बगल में, धोखे से कमंडल गिरा, उससे महानदी का उद्गम हुआ, उनको चित्रोत्पला बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम रहा होगा और वहीं से महानदी का उद्गम हुआ। इनका महानदी का एक नाम है चित्रोत्पला, और जगह जो बोलते हैं फरसिया ग्राम के गणेश घाट से, धमतरी जिले में है, वहाँ से निकलती। सिहावा पर्वत कहाँ है, तो धमतरी जिले में ही, धमतरी जिले के साउथ में है। और सिहावा पर्वत को बोलते हैं सुक्तिमती। तो जनरली जो पुराने नाम है ना उसी अक्षर से रिलेटेड ही रहते हैं, थोड़ा सा संस्कृत टच आ जाता है। सुक्तिमती है सिहावा पर्वत का नाम, वहीं से महानदी निकलती है। कहाँ से, फरसिया ग्राम के गणेश घाट से। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है यहीं पे ना। अब कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। कौन से महादेव, कर्णेश्वर महादेव। और यहीं पे फिर इसी मंदिर में मेला भी लगता है, कर्णेश्वर महादेव का मेला। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको सिहावा पर्वत के बारे में पता रहना चाहिए। क्या क्या फैक्ट है, एक तो धमतरी जिले में है, सुक्तिमती नाम था, महानदी निकलती है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। इतना ही ना, ऐसे ही याद रखते जाओ, बहुत लोड नहीं लेना है, मैं ये समझा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ मैं चाहूँ ज़्यादा पढ़ा दूँ, आगे बोलोगे पढ़ा भी देंगे, लेकिन ना बेसिक तो पता रहे यार। बेसिक जिसका पता है ना वो निकाल लेता है। फिर दुर्ग सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र अगर देखें तो डोंडी लोहारा बालोद और अम्बागढ़ चौकी, जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है, तो ये इसका क्षेत्र है। प्रमुख पहाड़ी अगर आप देखो तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, आप सुने होंगे दल्ली राजहरा की पहाड़ी। दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ का है, बालोद और कांकेर जिले में, खरखरा और तांदुला नदियों के बीच में। दल्ली राजहरा पहाड़ी में तांदुला और खरखरा नदियों के बीच में। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप ना पीएससी के लिए, व्यापम के लिए, किसी के लिए भी पढ़ना है, बेसिक जो है ना उतना याद रख लो। बहुत पीछे मत भागो फैक्ट के कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, मैं कुछ यूनिक फैक्ट याद रख लूँ। पीएससी वैसे भी यूनिक को डिलीट ही कर देगा। चार ऑप्शन आ जाएंगे, चार दावा आपत्ति लगेगी, चल दोगे आप। तो जो सबका सही है वो आप सही कर लो, आप आगे हो जाओगे। 50 छत्तीसगढ़ के सवाल में अगर आप ये बेसिक भी पढ़ोगे ना तो 40 से 45 आपके बन जाएंगे। यही भूगोल जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, 2-3 क्लास और होगी, आप पूरे सवाल लगा के देख लेना, आगे 4-5 साल जो सवाल आएंगे वो लगा के देख लेना। आपके मतलब 80 से 90% सवाल इसी से आएंगे, बाकी 10% एक्स्ट्रा आएंगे। अब अभी थोड़ा सा पीएससी वो ग्रंथ अकादमी की तरफ भी जा रही, तो कुछ फैक्ट में डाल दिया हूँ। कुछ मेरे को लगा, जैसे आकाश नगर हम लोग पढ़े, बहुत लोग को नहीं पता होगा कि छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन है, विश्वकर्मा जयंती के दिन खुलता है। तो ऐसे फैक्ट हैं। कुछ टीम भिड़ी हुई है कि जो ग्रंथ अकादमी के जो नए नए फैक्ट हैं वो भी इसमें डाल दिया जाए। तो वो डाल देंगे, वो कंपाइल करके, हो सकता है बुक फिर आपको किस माध्यम से मिलना है वो बता देंगे। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहाँ रहेगा यार, बिलासपुर और रायगढ़ में रहेगा, बीच में चापा आता है तो चापा भी आ जाएगा। ऊंचाई मैदान की कितनी रहेगी, 280। ऐसा ध्यान रखो कि अगर कोई मैदान आया ना, मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट लिख देना कि 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई है। कोई पहाड़ आया तो 600 से 900 लिख देना। इतने में आपका काम हो जाएगा। पहाड़ी इसमें कौन कौन सी, एक तो दलहा पहाड़ है अकलतरा में, यहाँ कब मेला लगता है बताना। लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं ना।
नाग पंचमी में लगता है क्या? और एक चवर ढाल पहाड़ी है, ये हसदेव मांड बेसिन में है, जांजगीर सक्ती खरसिया जो क्षेत्र है इसमें है। हसदेव मांड बेसिन में चवर ढाल की पहाड़ी है। फिर शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ महानदी दोआब हम समझे कि शिवनाथ और महानदी का जो दोआब क्षेत्र है, दुर्ग रायपुर ये पूरा जिले जो बीच में आते हैं और सब लोग आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान है, और बांटेंगे तो एक तो शिवनाथ महानदी दोआब, एक महानदी पार, एक शिवनाथ पार, 3 भाग में हम इसको बांटते हैं। दंडकारण्य हम लोग कर ही लिए थे। ये हमारा महानदी का मैदान है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए। आपको ना मतलब इनमें बहुत घुसना नहीं है, पीएससी भी बहुत घुस के नहीं पूछता। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखो, उनको बार बार पढ़ो, छत्तीसगढ़ में रट डालो, इसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। कोई भी एग्ज़ाम दिलाने वाले हो आप छत्तीसगढ़ का, आप यही पढ़ो। पिछले 10 साल से यही आ रहा है, तो भाई जो आ रहा है वही पढ़ो, बहुत इधर उधर मत जाओ। इन्हीं को बार बार पढ़ के रट डालो, थोड़ा अपने हिसाब से मैप बनाओ। जैसे ये लिखा है मान लो खरखरा और तांदुला, तो अब दल्ली राजहरा के खरखरा एक तरफ बना दो, एक तरफ तांदुला बना दो। फिर यहीं से ना रिलेट करो, अभी हम लोग नदी पढ़ेंगे, तो तांदुला नदी कहाँ से निकल रही, तांदुला नदी में कौन सा डैम है, सब एक साथ रिलेट करते जाओ, तो आपका मेंस भी आसान हो जाएगा, प्रीलिम्स तो हलवा हो जाएगा, प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप से पढ़ेंगे आप लोग। अभी तक देख रहे हैं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग के आते हैं, वो अच्छे लगते हैं यार, करा करो, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।